अरे फ़ोन किए हमको, तो हम धीरे-धीरे बोल रहे थे, बोले बोले कि कितने बजे से आए? तो बोले 4 बजे से। सुबह 8 या 9 ऐसे ही था टाइम आप लोग का। सुबह 9 बजे 8 बजे तक। तो बोलते हैं उधर से 8 बजे क्यों बुलाया है? हम बोले नाचने के लिए। अब हम काहे लेके बुलाएँगे जी 8 बजे? अरे एक बार हम पूछे तो आप बोले डिनर है। तो अब आदमी पूछेगा सवाल तो कौन सी जवाब देगा? हम किसी को बुलाएँगे अलग टाइम तो पढ़ावे ना बुलाएँगे। अब सवाल आएगा कौन सी काहे लेके बुला रहे हैं? इसका क्या जवाब दें? इसीलिए थोड़ा-सा जो है ऐसे भी हम थोड़ा खुराफाती आदमी हैं, सीधे-सीधे जवाब हमको देना नहीं आता है, थोड़ा टेढ़िया जाता है, पता नहीं क्यों आदत सा हो गया है। हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? टेढ़ियाने से समय बर्बाद होता है, सीधे-सीधे बोले तो वही जितना कॉल टाइम लगा तुरंत खत्म हो जाता है। करने के बाद समझ आते हैं। नहीं, हमको पहले से भी समझ है, हमको अपनी गलतियों का पूरा पता है कि हम क्या-क्या गलती करते हैं। यहाँ भी हम क्या-क्या गलती करते हैं हमको पूरा पता है। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं। सर बताइए ना, साइंस लेते हैं आप? साइंस अरे देखिए, कोई आसान मुश्किल ऐसा कुछ नहीं है, सब मुश्किल है, नहीं तो सब आसान है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर मेहनत। अगर आप मेहनती हैं तो आपके लिए हर एक चीज़ आसान है, और अगर आप मेहनती नहीं हैं तो आपके लिए पहला क्लास का भी पढ़ना मुश्किल है। ठीक है, तो वो सब कुछ आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? अब बात को कुछ थोड़ा कम बनाते हैं और काम की बात ज़्यादा करते हैं, ठीक है? आपका चैप्टर चल रहा था कौन सा? है ना, ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। इस चैप्टर में का 50% तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग 30% पार्ट पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है? उस 30% में क्या क्या पढ़े थे? उस 30% में हम लोग ये देखे थे कि हमारा जो कंपनी है, लड़ाई हुआ था 3 को, जो बक्सर वगैरह का युद्ध हुआ था, उसके युद्ध के बाद जो है जब कंपनी जीत गया था, तो कंपनी के जीतने के बाद कंपनी के पास यानी दीवान का अधिकार अब कंपनी के पास आ गया। उस समय मुगल सम्राट जो होते शाह आलम द्वितीय, उनके द्वारा क्या किया गया? बंगाल का जो कर वसूलने का जो जिम्मेदारी था, जिसको दीवान कहा गया, उसका जिम्मेदारी किसके पास आ गया? अंग्रेजों के पास आ गया। अंग्रेज किस मंशा से भारत में आए थे? व्यापार करने के लिए। व्यापार कर भी रहे थे, और व्यापार करते 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 अपनी शक्तियों को बढ़ाते हुए अब उनके पास क्या हो गया है कि समझिए कि उनके पास ये अधिकार आ गया है कि अब क्या करें, वहाँ का कर वसूलने का भी अधिकार उन्हीं के पास आ गया है। कर वसूलेगा कौन? अंग्रेज, और उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ अमाउंट पैसा जो है ना, वो मुगल सम्राट को देगा एज ए समझिए सैलरी के रूप में। 5 लाख रुपया सैलरी मिलता था मुगल सम्राट को, जहाँ जिसके पास पूरा मालिकाना हक आता था, अब उसके पास अंग्रेज उसको सैलरी दे रहा है, एक तरीके से समझिए रिटायरमेंट दे रहा है। वो जितना पैसा अंग्रेज उसको देता था उसी पे वो जीता था मुगल सम्राट, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। उसके बाद जो आया सब खत्म हो गया धीरे धीरे करते हुए, ठीक है? फिर अंग्रेजों का तो या मुगल बादशाह का तो पूरा का पूरा शासन खत्म ही हो गया। अभी एगो उसकी बहु परपोती टाइप बची हुई है ना? एक कोलकाता में ही रहती है, बंगाल की साइड में है, बेगम करके कुछ नाम है इसका, जो मुगल सम्राट की वंश, मुगल जो है ना उसी के वंशज है, अभी जिंदा है। सर कोई झूठ बता देता है। नहीं तो वो सच में है। लास्ट में याद दिलाएगा, हम उसका वीडियो दिखा देंगे, रील्स पे शॉर्ट पे दिखा देंगे उस महिला को, समझे? तो इसलिए तो हम देख रहे हैं, आपका चेहरा के चमक देख के ही समझ गए थे, ठीक है, कि वो आ गए हैं, है ना? चमक ही बता देता है कि ओ माय गॉड। चलिए ठीक है, आप भी खुश हैं? काहे आपको काहे नहीं खुश है? आपका दुखी होने का क्या कारण है? ठीक है, तो पूरा का पूरा नाटकबाजी समझिए कि हो रखा था। गेट लगा दिया जाए, गेट लगा दें? नहीं सही है। धूप नहीं लग रहा है ना? धूप गर्मी नहीं ना लग रहा है? ठीक है, आप सुनिए, ठीक है? तो अब दीवानी का अधिकार किसके पास आ गया? अंग्रेजों के पास आ गया। अब अंग्रेज जो है उस दीवानी का अधिकार के साथ अपना काम करना स्टार्ट किया। फिर देखिए अब समझिए आगे का प्रोसेस आप समझ गए थे। जब अंग्रेज लोग के पास दीवानी का अधिकार चला आया, अब अंग्रेज लोग हमारे देश का भला करने तो आया नहीं था, ठीक है? वो क्या आया था? हाँ, मतलब लाभ कमाने या लूटने भी कह दीजिए, ठीक है? तो वो हम लोगों का भला तो नहीं चाहता था, वो सिर्फ अपना लाभ देखता था। कौन? अंग्रेज लोग, ठीक है? कंपनी के हिसाब से जो चल रहा था, ठीक है ना? तो वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से क्या कर रहा था, हमारे भारत देश में अपना काम कर रहा था,
भारत देश में कहाँ, यानी बंगाल में। ये मेनली जो कहानी चल रहा है वो बंगाल का ही चल रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो बंगाल में जो है पूरा का पूरा समझिए मालिकाना हक अंग्रेज़ों के पास है। अब अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, कर वसूलने का जिम्मेदारी उनके पास है। अब वो पूरा का पूरा लगान कर जो कह दीजिए सब वसूल रहा है, किससे, किसानों से। क्योंकि उस समय जो किसान लोग थे या जो उत्पादन करते थे, जो बिजनेसमैन टाइप जो प्रोडक्शन वगैरह करते थे, ठीक है, वो हो गया। यही 2-3 लोग जो है मेनली जो काम वाम करता था अपना, ठीक है। इतना खुशी है जी, फिर आप रोक क्यों गए? रुके हैं एगो आदमी के देख के, उसको दवाई देना है, ठीक है। तो अब अंग्रेज लोगों का समझिए मामला, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है बस? शुरू करें, कुछ ही बतिया लगे जी। अब उधर आप बच के रहिए, काहे ला फंस रहे हैं फालतू का ऐसे ही। आप कुछ बोलिए ना जी, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? हमको क्यों गुस्सा आएगा? ऐसे हाथ वाली जो मारी एक फेंक कस के, हमको क्यों गुस्सा आएगा? तो किसी बात कर ले। क्या लड़ाई क्या हुआ दोनों का? सर हमको नहीं पता था। चलिए अब चुप रहिए, अब पूरा करने दीजिए कहानी, नहीं तो फिर विलम्ब ज़्यादा हो जाएगा। अब हमें आधे घंटे में इस चीज़ को पूरा कहानी को ख़त्म करना है, ठीक है। अब मुंडी उंडी मत नीचे करिएगा, ठीक है। मुंह जितना भी हवा हुआ खाना है सब आराम बाद में, आधे घंटे बाद, आधे घंटे के लिए एकदम कंट्रोल कर लेना है, बस चुपचाप आराम से सुनना है। सांस लंबा लंबा लीजिएगा ताकि आपको मुंह खोलने की जरूरत ना पड़े। बॉडी में भरपूर ऑक्सीजन जाएगा तो आपको टेंशन नहीं होगा, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सब काहे वीडियो बना रहे, बंद कर देंगे मोबाइल तोबाइल, झूठ तो इसी खाली। रेडी? तो हम लोग बात कर रहे थे किसका, ग्रामीण क्षेत्र पे शासन चलाने का। इसमें काफ़ी कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि अंग्रेज़ों का स्थिति अब भारत में मजबूत हो गया है, ठीक है। अब अंग्रेज लोगों को शक्ति मिल गया किस चीज़ का, दीवानी को दीवान करने, यानी कि समझिए कि बंगाल से कर वसूलने का अधिकार किसको मिल चुका है, अंग्रेजों को मिल चुका है। पहले वो व्यापार करके पैसा तो कमेबे करता था, अब वो समझिए कि कर भी वसूल रहा है। कर वसूलने की वजह से उसके पास धन का भरमार हो गया। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिए थे ना कि अगर एक गांव है 100 गांव का और हर गांव का व्यक्ति एक एक को 10-10 किलो अनाज उगा रहा है और एक एक किलो कर देता तो ऑटोमेटिक व्यक्ति के पास बिना कुछ किए 100 किलो अनाज पहुंच गया, जबकि उगाने वाला के पास 9 किलो बच रहा है, लेकिन बिना उगाने वाले के पास 100 किलो पहुँच गया। ठीक वैसे ही भारत में, बंगाल में जितना भी जनता है, अगर सभी घरों से कर आए तो सोच रहे हैं कितना आ रहा है। उस समय याद है ना, लगभग 3 करोड़ के आसपास आबादी था, उससे ज़्यादा ही 3 करोड़ लोग रहते थे। तो कम से कम देखा जाए तो एक घर में, अगर घर से भी देखा जाए तो कितना, एक घर में मुश्किल से कितना लोग रहता होगा करीब समझिए कि कम से कम, आज तो हालांकि लोग कम करते हैं, उसमें बच्चे ज़्यादा पैदा हुआ करते होंगे, तो समझिए कि एक फैमिली कम से कम 6-7 लोग का रहता होगा। तो मोटा मोटी देखा है तो कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास जरूर घर होगा। हाँ, 1 करोड़ तो आराम से घर कहा जा सकता है। घरों की बात कर रहे हैं, इंसान तो है, ये था कम से कम 1-आध करोड़ तो घर होगा। अब 1 करोड़ से 10 रुपये अगर आ रहा है तो सोचिए कितना पैसा पहुंच रहा है। 10 करोड़ रुपए उसके पास हर महीने पहुंच रहा है बिना कुछ किए, है ना, बिना कुछ किए उसके पास टैक्स। उसके लिए कंपनी को करना क्या पड़ रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ लगा रहा है नहीं, बस अपना शासन को चलाने के लिए कर देना है। जैसे आज हमारे नरेंद्र मोदी लोग जो भी हैं, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उससे हम लोग का जनता का भला करते हैं। लेकिन अंग्रेजों का तो वैसा मंशा था नहीं, तो वो जो टैक्स उसके पास मिलता था उसका मैक्सिमम पैसा को अपने पास रखता था, ठीक है, और अपने व्यापार को बढ़ाता था, ठीक है। जिस चक्कर में क्या हुआ कि अंग्रेजों का शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। पहले वो बिजनेस कर रहा था, यहाँ से भारत से सस्ते दाम पे सामान खरीदा और अपने देशों में जा करके महंगा में बेच करके कई गुना और प्रॉफिट वहाँ से कमा रहा है। वो एक अलग प्रोसेस है उसका, जिससे कमाई हो रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि भारत का ही पैसा, यानी बंगाल से ही जो पैसा मिल रहा है उससे पैसा कमा रहा है। और दूसरी बात, बड़ी बात, कि भारत का ही पैसा इस्तेमाल करके भारत का ही सामान खरीद रहा है और उसको ले जा करके अपने देशों में बेच रहा है, जिससे उसका प्रॉफिट कई गुना ज़्यादा हो गया। क्योंकि पहले वो अपने देश से पैसा मंगवाता था, सोना और चांदी, जिसके बदले में भारत से व्यापार करता था। आज भी देखिए, आज भी हमारे पास सोना चांदी उतना नहीं है। सोना वगैरह हम लोग का क्या है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे थे कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे। नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट सुने थे ना,
क्यों बोले थे ऐसा? क्योंकि हम लोग सोना खरीदते हैं तो भारत का पैसा बाहर जाता है, ठीक है। शादी वादी में सोना खरीदने से मना किए, क्यों? क्योंकि सोना खरीदने के लिए हम लोग को पैसा बाहर जाता है। उस समय अंग्रेज लोग सोना वाना लेके आते थे और भारतीय राजाओं के पास को दिया जाता था, है ना। राजा कहिए, आम जनता लोग कह दीजिए, यहाँ बहुत डिमांड था उन चीज़ों का, आज भी है सोना। हालांकि सोना में कुछ है नहीं, सोना ज़्यादा अच्छा गहना जेबर आज आर्टिफिशियल 10 रुपये का मिल जाता है, फिर भी लोग पगलाइल रहता है कि हम सोने के पहनेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल बहुत सही बन के आ गया, लेकिन लोगों का है, महिलाओं लोग का खास तौर पर, हाँ, महिला लोग को पता नहीं क्या सोना में बहुत रहता है, एकदम सोना के पहनेंगे, ठीक है, हाँ, दिखाने के लिए। हाँ, यही है मेन चीज़, यही है। अगर मान लीजिए कोई लड़की हो, अगर मान लीजिए उसको खूब तैयार कीजिए, बढ़िया से सजे धजे, और उसको एक को फोटो खाली नहीं खींचे दीजिए, वो डिप्रेशन में चल जाएगी। पूरा मान लीजिए तैयार होकर आई है सज धज करके, कहीं पार्टी वार्टी में गई, और उसको एक को फोटो खींचे मत दीजिए। जब खींचे मोबाइल तोड़ दीजिए, कुछ करके खाली फोटो नहीं खींचा है उसका, और उसके बाद उसका मेकअप खराब हो जाए, उसके बाद देखिए जो उसका स्थिति होगा, 7 दिन तक वो डिप्रेशन में रहेगी। सात दिन आई सर। महीना भर? हाँ। अरे बाप रे बाप। हाँ, सही बात है, कोई ठीक नहीं है, महीना भर तक डिप्रेशन में रहेगी कि बाप रे बाप, उतना तैयार हुए और एक को फोटो नहीं है मेरे पास। बताइए, ऐसा होता है। और हमने के खींचा ले, नहीं तो ऐसा कोई बात तो नहीं है। क्या दिक्कत है? दिक्कत रहेगा, वही कपड़ा फिर पहले खींचा लेंगे, उसमें है कौन सी? मैंने रहबो करता है, लोग पुट्टी बॉल पेंट कोची करते भी है ना, हमने कुछ नहीं रहता है। आपके का नहीं रहता बाबा। हाँ हाँ, तो और कुछ ही रहता है, प्राइमर लगाना है तो बॉल पुट्टी, फिर ऊपर से पेंटिंग होता है। लड़का का तो मरेगा, वो सब जो हिजड़वन ये भगवान कौची निकाल जाता है मुंह में। हमको नहीं पता है। कौची बोल देते हैं जी, बर्बाद हैं क्या? मतलब कह रहे थे कि सब मरता है कौन लोग, मौका टाइम जो रहता है वो सब। मर्द कभी नहीं मान सकता, जो रियल में जो उस टाइप का जो लड़का रहेगा ना, उसको कभी सुंदरता आकर्षित नहीं करेगा। अब हम ही है, का कितनों सुंदर आ जाएगा तक हम पगला जाएंगे, उसको बढ़िया से देख के निकल जाएंगे। देखे क्या, उसको इग्नोर करके 1 सेकंड नहीं लगेगा, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरा शक्ल अच्छा है, ना हम पैसा वाला, कुछ भी नहीं है, बट एक अंदर से एक पावर है जो कहता है इंसान को कुछ, जो एक इंसान को अलग बनाता है हर चीज़ों से। समय समय का बात है, ठीक है। तो वही होता है, तो नहीं होगा। आँख सुंदरता आकर्षित नहीं कर सकता है, सुंदरता आकर्षित वगैरह सब का दिन ख़त्म हो गया। खैर, अब सुनिए, काम की बात करते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि मतलब अंग्रेज लोग पहले अपने देश से पैसा लाता था और ला करके व्यापार करके अपना देश में ले जा करके प्रॉफिट कमाता था। अब क्या हो गया, अब भारत से ही वो कमा रहा है, क्योंकि कर वसूलने से अच्छा खासा पैसा उसके पास आ रहा है। किसान उसके अंडर में आ चुके हैं, उसका नौकर है एक तरीके से। तो किसानों पे वो अब जो है दयनीयता का भाव न रखते हुए उसके साथ में जो है ना बर्बरता बरतना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके साथ अत्याचार करना शुरू करता है, ज़बरदस्ती उससे खेती करवाना, सस्ते दाम पे खरीदना, ये सब चीज़ों का पैसा यहीं से कमा के यहीं का पैसा सर्कुलेट कर करके सामान अपने देश में भेज रहा है, ठीक है। जिससे क्या हो गया कि अंग्रेज़ों का प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बहुत हाई लेवल पे चला गया। किसका? अंग्रेज़ों का। मार देंगे, एक टपरी लगवा देंगे। पीछे बैठिए, अपने दम पे बैठने का ताकत नहीं है, आधो घंटा बैठने का क्षमता नहीं है, आधो घंटा में सहारा चाहिए। जानते ये वाला बेंच भी हटवा देंगे, खाली बैठे वाला रहेगा। लिखने का नाटक ही ख़त्म कर देंगे, लिखते वक्त बेंच लगवा देंगे, है ना। लिखते वक्त बेंच लगवा दिया जाएगा, समझे बने वक्त बेंच हटा दिया जाएगा। और करना क्या चाहिए, खाली बेंच वक्त से खिसका देना है। चलिए ठीक है, समझे ना, तो बात समझ में आ गया। तो अब इस तरीके से क्या हुआ कि अब अंग्रेज लोग जो है उससे दयनीयता वाला काम करने लग गया। तो फिर अब किसान लोग का स्थिति होने लगा खराब। किसान लोग का स्थिति खराब होने में सबसे बड़ा कारण बनता है 1770 का अकाल, जो बंगाल में पड़ा था, जिसमें अकाल इतना खतरनाक पड़ा कि किसान लोगों के पास अनाज का भारी दिक्कत हो गया। क्योंकि आप समझ गए थे कि आज के समय, आज माहौल उस समय आज के जैसा नहीं है। आज हमारे पास अनाज का स्टॉक है, गोदाउन है, जिसमें हम लोग सालों तक अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं। उस वक्त किसानों के पास या लोगों के पास वो व्यवस्था नहीं था कि वो अनाजों को सालों तक स्टोर करके रख सके। उसमें लोग मिट्टी का कोठी बनाया करते थे, मिट्टी का पात्र बनाया करते थे बड़ा बड़ा। उसमें कितना रख लेंगे, इतना थोड़ी रख लेगा कि भाई सालों तक रखा जा रहा है, या कितना मिट्टी का कोठी बनाएगा, कितना बना लेगा। तो लोगों के पास स्थानों का कमी था, है ना। अनाज को रखने के लिए तो गोल घर आपका बनाया गया था, अनाज रखने के लिए बनाया गया था ना।
तो लोग अपने स्थिति को ठीक ठाक करने के लिए लोग गोलघर बनाया, तो ये सब क्या है, कोठी ही एक तरीके से। तो लोगों के पास उतना कोई खास चीज़ नहीं था, जिसकी वजह से लोग अनाजों को स्टोर नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना, अनाजों को स्टोर नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से अनाज का बहुत भारी अकाल पड़ गया। किसके पास? किसानों के पास, ठीक है, किसानों के पास क्या पड़ गया? भारी अकाल। एकदम तो लगता है कि सब के एक आदमी मारे कस कस के एकदम, ऐसा है ना, मौगा मौगा बैठे ले खाली यहाँ पे। सर हम तो बोले ही थे। झूप रहे हो बैठ के। ओह अभी बोलेंगे नहीं, दहिया लहरा देंगे एकदम, लहर मारेगा तो नींदवा नहीं आएगा, ठीक है। हमारा पढ़ा भी नहीं दे रहे हैं जी, बताइए कोई चीज़ करें हम, ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं फिर से वापस से, ठीक है। तो स्थिति खराब हो गया, अकाल पड़ गया था, अब किसानों के पास था ही नहीं कि वो कर दे सके। देखिए कैसे के लिए सर बोलिए ना, आप बीमारी ऑन किया सर, ये किया। ये आगे वाला, ठीक है, सर आगे बढ़ ली। हैं आगे वाला, ठीक है। तो अब स्थिति समझिए, अंग्रेज लोग, किसान लोग का स्थिति खराब हो ही चुका है, अंग्रेज ज़बरदस्ती उससे अनाज या जो कह दीजिए अनाज ज़बरदस्ती उससे मांगा जा रहा है, लेकिन किसान लोग दे नहीं पा रहा है, उत्पादक लोग दे नहीं पा रहा है, क्योंकि है ही नहीं तो देगा कहाँ से, ठीक है। स्थिति एक तरीके से खराब हो गया। तो अब अंग्रेज लोग को लग रहा है ना कि किसानों के पास अनाज धन जो कह दीजिए है, बट ये छिपा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग का छिपल छपल मिलता भी था, कुछ लोग दिमाग लगाता भी था उनमें से, अब कहीं ज़मीन में गाड़ दिया, कहीं कुछ गाड़ दिया, कहीं कुछ, तो कुछ करता भी था। अब जैसे मान लीजिए कि आज ही का बात कीजिएगा, तो जो ब्लैक मनी का बात कीजिए, तो क्या ब्लैक मनी लोगों के पास नहीं है, लोग छिपा के रखे हुए हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर आज मगर किसान, अगर भारत सरकार लोग या जो भी कह दीजिए कानून लगाता है, तो सब पर प्रहार पड़ता है। कुछ अगर करता है तो गलती कुछ चंद लोगों का होता है, लेकिन भुगतना सबको पड़ता है, ऐसा ही ना होता है। तो उस समय भी वही स्थिति था हमारा, ठीक है। गलती जो है, मतलब कुछ किसान लोग जो है जिनके पास धन हुआ करता था वो दे दिया करता था, वहाँ से मिलता था, लेकिन सब नहीं दे पाता था, तो जिसकी वजह से उन लोगों को तकलीफ ज़्यादा होता था। तो इस तरीके से समझिए कि दिक्कत बढ़ने लग गया, अंग्रेज़ों के पास अनाज वनाज आ नहीं रहा था। तो फिर क्या किया, वो लोग व्यवस्था करना शुरू किया। तो उसी में सबसे पहले बताया गया क्या बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त लगाया था। अब हम लोग कल यहाँ तक पढ़ चुके थे अस्थाई बंदोबस्त तक, अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे की बात करते हैं, ठीक है। कल तक हम लोग अस्थाई बंदोबस्त तक पढ़ लिए थे, अब अस्थाई बंदोबस्त से आगे की पढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त में क्या पढ़े थे, अस्थाई बंदोबस्त में ये देखा गया था कि अंग्रेज लोग क्या किया था ना, कि जो लोकल राजा था या जो तालुकदार लोग था, यानी कि जो थोड़ा सा प्रतिष्ठित टाइप व्यक्ति जिसको सब जानता था, जिससे तो लोग डरता पड़ता था, उन लोग को जिम्मेदारी दिया कि हम एक टैक्स वसूल करके तुम लोग ला करके दो, ठीक है। जो जमीन राजा टाइप लोग या जमींदार टाइप लोग हो गया ना, वही लोग को क्या दिया, जिम्मेदारी दिया, किस चीज़ का, क्या करने का, टैक्स वसूलने का जिम्मेदारी क्या मिल गया उसको। अब बदले में उसका सैलरी भी था कि आप जितना टैक्स वसूल के लाओगे उतना में से इतना % या इतना रुपया सैलरी वगैरह मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज भी हमारे कोटा वोटा में क्या होता है, पैसा वैसा बांटने वाला होता है ना, पैसा नहीं मतलब अनाज बांटने वाला होता है ना, राशन बांटने वाला, ठीक है, डीलर वाला जिसको कहते हैं, ठीक उसी टाइप का समझिए हमारे पास जो है राजाओं के पास जाता था, ठीक है। अब उसी में जब अस्थाई बंदोबस्त किया गया, तो अस्थाई बंदोबस्त में क्या था, एक फिक्स किया गया अमाउंट कि इतना पैसा या इतना धन जो है देना पड़ेगा। अब उस धन में क्या हो सकता है, अनाज भी हो सकता है, या कोई वस्तु दे सकते हैं, या धन देना पड़ेगा, जो भी, हाँ कुछ भी। अगर मान लीजिए आपके पास गाय है, आप गाय का खटाल रखे हुए हैं, तो आप मक्खन दीजिए, दूध दीजिए, घी दे दीजिए, गाय भी दे सकते हैं। लेकिन जो भी हो, अंग्रेज अपने दिमाग से अपने काम का लेगा। अब गाय का लेके क्या करेगा, वो तबेला खोलेगा, लेकिन वो चीज़ रहता था जो उसके काम का है, जिसका वो लोग इस्तेमाल करता था, जिसको बेच के कमा सकता है। जैसे घी ले लेगा, भाई अगर आपके पास गाय है तो आप पैसा नहीं दे सकते, तो घी दीजिए, फिर घी टैक्स के रूप में दे लिया जाएगा। कोई कुम्हार है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो उससे कुछ उसी अमाउंट में कुछ ले लेगा। मिट्टी का बर्तन नहीं ले सकता, भाई धन अमाउंट करेगा, जो भी है उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो सिस्टम बनाया था, ठीक है। अब ये भी एक प्रकार का काम है, डिपार्टमेंट लोग उसमें से करता था, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त में क्या किया गया, अमाउंट फिक्स किया गया और कहा गया कि सब लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। और उसको लेने का जिम्मेदारी किसको दिया गया, राजाओं को, राजाओं और तालुकदारों को दिया गया था। राजाओं और तालुकदारों को, सब लिखल नहीं मिलेगा यहाँ पे, हम कुछ पॉइंट बस ऐसे ही लिख देते हैं। हालांकि लिखने का जरूरत नहीं है, बट हम लिख इसलिए देते हैं ताकि आपका कुछ पॉइंट छूट ना जाए, क्योंकि रैंडमली ऐसे ही बोलते हैं ना, तो कुछ पॉइंट रह जाता है, ठीक है। तो लेकिन लिखे रहते हैं तो थोड़ा सा दिख जाता है हमको कि क्या क्या रह गया, फिर पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाता है। रह जाता है तो फिर बाद में बतिया बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, लगे हाथ हो जाता है तो सही रहता है, ठीक है। अब सुनिए,
समझ ना। तो वो आपका किया गया। अब एक बात बताइए, बिना देखे हुए देखना नहीं है, स्थायी बंदोबस्त को शुरू करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, है ना। कॉर्नवालिस कब शुरू किया गया था स्थायी बंदोबस्त? 1793 में। और अकाल कब आया था? 1770 में। कहाँ आया था अकाल? बंगाल में। बंगाल में आया था, है ना। ठीक है, बहुत अच्छे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या किया गया? अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। इसमें समझिए कि अस्थायी रूप से अस्थायी जगह पर निवास लोग जो इधर उधर भाग रहा था ना, उन लोग को एक तरीके से जो अस्थायी लोग जो व्यक्ति यहाँ के स्थायी निवासी है उनको एक फिक्स अमाउंट में कर देना पड़ेगा अस्थायी रूप से, ठीक है। तो वही अस्थायी बंदोबस्त कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया, एक बंदोबस्त कर दिया। बंदोबस्त मतलब समझते हैं ना, व्यवस्था एक तरीके से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कल होकर के आप लोग कहिएगा कि हम हॉस्टल में जाके रहेंगे, हमारा आपका कॉलेज है देहरादून में, आप कहिएगा हम देहरादून में जाएंगे वहाँ पढ़ाई करेंगे, तो आपके मम्मी पापा लोग आपके साथ जाएंगे और वहाँ पे जा करके आपका पूरा बंदोबस्त कर देंगे, आपका रहने का, खाने पीने का। तो वो एक बंदोबस्त हो गया, सारा व्यवस्था कर देंगे, ठीक है। और करके फिर चले आएंगे आप लोग। वही वो एक एग्जाम्पल दी कि वो एक बंदोबस्त करना हुआ, ठीक वैसे ही व्यवस्था यहाँ पे हो गया कि अब इतना ही पैसा इस तरीके से लिया जाएगा। तो अंग्रेज लोग इस तरीके से का अपना दिमाग लगा के प्रोसेस सिस्टम को बनाया और बना करके दे दिया कि तुम्हें इस तरीके से काम करना है, ठीक है। अब उस तरीके से वो मेहनत कर रहा है व्यक्ति, अब वहाँ से काम चल रहा है, लेकिन अब वो कर वसूलना स्टार्ट किए। तो अलग बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग राजा लोग थे वो लोग अपना कर वसूलने का काम करना स्टार्ट कर दिया। अब जब कर वसूलने का काम कर रहा है तो कुछ जगहों से तो कर आ रहा है, कई जगहों से कर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि दे वही पाएगा जिसके पास हो, जिसके पास है ही नहीं वो व्यक्ति दे ही नहीं सकता है, ठीक है। यही समस्या था। दिमाग कितना लगा ले, कुछ भी कर दे, मार दीजिए, पीट दीजिए, चूर दीजिए, कुछ भी कर दे, आदमी है ही नहीं तो कहाँ से देगा, ये समस्या था। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कर भरपूर मात्रा में जितना उम्मीद रखा था अंग्रेज लोग उतना उनके पास नहीं पहुँच पाया। और जब उनके पास कर नहीं पहुँच पाया तो वो वाला जो प्लान था, यानी अस्थायी बंदोबस्त जो प्लान बनाया था वो लोग, जिस मंशा से शुरू किया गया था वो मंशा उसका समाप्त हो गया। वो लोग क्या सोचा था कि हमारा जो अंग्रेज का जो इनकम है, हम लोग का इनकम और बढ़ जाएगा, क्योंकि कर ज़्यादा आएगा तो कमाई और बढ़ जाएगा और अच्छे से विकास करेंगे और सेना लाएंगे, अपने सत्ता को और बढ़ाते चलेंगे, ठीक है, और अच्छे से काम करेंगे। वो अपने हिसाब से वो सोचा अंग्रेज लोग, लेकिन उसको कर मिला ही नहीं। कर न मिलने के पीछे कारण क्या था? ज़रूरत से ज़्यादा कर, कमाई है नहीं, पहले ही से वो कर्ज में डूबा हुआ है और ऊपर से उसको टैक्स देना है, कहाँ से देगा व्यक्ति? तो नहीं दे पाया, जिस वजह से अस्थायी बंदोबस्त क्या हो गया? फेल कर गया, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो नौटंकीबाजी था वो पूरा का पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया, फेल हो गया। अब उसके बाद समय फिर बीता, उसके बाद एक और व्यवस्था स्टार्ट किया गया जिसको कहा गया महलवारी व्यवस्था, ठीक है। इसकी किसके द्वारा किया गया था? हाँ, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया 1822 में। तो 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा कौन सा व्यवस्था लाया गया? महलवारी। उस समय जो है ना, गांव को महल कहा गया, किसी एक गांव को या गांव के समूह को क्या कहा गया? महल कहा गया। क्या कहा गया? महल। तो उसी को बोला महलवारी व्यवस्था कहा, ठीक है, महलवारी व्यवस्था। उसको लाया कौन था? कब लाया था? कौन लाया था? कब लाया था? 1822 में। कौन सा व्यवस्था लाया था? अकाल कब पड़ा था? 1770 में। और स्थायी बंदोबस्त 1793 में। कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अब ये जो है ना, ये दो व्यवस्था लगभग समझिए को हो गया, एक महलवारी व्यवस्था हो गया, एक रैयतवारी व्यवस्था हो गया। बंदोबस्त हो गया, महलवारी हो गया, ठीक है। तो महलवारी व्यवस्था हो गया और रैयतवारी हो गया, ये दोनों समझिए। रैयत मतलब होता है क्या? किसानों को रैयत कहा जाता है, ठीक है। किसानों को क्या कहते हैं? रैयत कहते हैं। किसानों को कहा जाता है रैयत, नाम है उसका। तो रैयतवारी व्यवस्था किया गया। तो महलवारी व्यवस्था कब किया गया था? 1822 में। यह भारत के उत्तर क्षेत्र, उत्तर वाला क्षेत्र में लागू किया गया, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र में, भारत के उत्तर वाला क्षेत्र में लागू किया गया। इसमें कौन सी बोला ना कि अब राजा लोग से काम नहीं चल रहा है, अब और नीचे घुसते हैं। तो जो मुखिया था ना गांव का, मुखिया को जिम्मेदारी दिया, मुखिया लोग को कहा, बोला कि अब राजाओं से काम नहीं चलेगा, मुखिया को पकड़ो। मुखिया लोग गांव को और अच्छा से जानता है, एक एक गांव के व्यक्ति को जानता होगा कि कौन कैसा है और कितना पैसा छिपा छुपा के रखा होगा। हटाया नहीं, मतलब उससे जिम्मेदारी को छीन लिया कि अब आप करवर नहीं वसूलेंगे, आप भाड़ में जाइए, अब हम मुखिया को पकड़ेंगे। पद पर से हटा दिया। अब जैसे कि कर वसूलने की जिम्मेदारी उसके पास था, अब उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा कि अब वो कर नहीं वसूलेगा। अब कर कौन वसूलेगा? सीधा मुखिया लोग वसूलेगा। तो मुखिया लोग क्या किया? अब कर वसूलने का काम शुरू कर दिया। अब मुखिया लोग भी कर वसूलने का काम शुरू किया तो कौन सी कर लेगा? कोई भी आ जाए, है ये नहीं तो कहाँ से देगा? कोई आ जाए। तो समस्या था, कुछ लोग छिपाता भी था। हर व्यक्ति चाहता है टैक्स देना, आज भी रईस लोग जो होता है ना अपने टैक्स उसको बचाना चाहता है, ठीक है। तो किसान लोग भी जो है ना वो अपने करों को से बचाता था। कुछ लोग सच में गरीब था, नहीं दे पा रहा था। तो उस समय भी जब ये भी व्यवस्था लाया गया ना आपका महलवारी व्यवस्था, तो ये भी व्यवस्था भी फेल कर गया। इसमें भी हाँ, इसमें भी समझिए कि नाटकबाजी हो गया।
कुछ धन आया, लेकिन अंग्रेज का जैसा एक्सपेक्टेशन था ना वो नहीं आ पाया, वो व्यवस्था भी काम नहीं कर पाया अच्छे तरीके से। तो इस व्यवस्था को क्या किया, हटा दिया। और इसके बाद फिर अगला व्यवस्था लाया कौन सा, रैयतदारी व्यवस्था। तो ये उसी क्षेत्र में नहीं, ये भारत के दक्षिणी क्षेत्र में लागू किया गया था। दक्षिणी इलाका भारत के नीचे जैसे श्रीलंका बसता है उसके नीचे का वाला हिस्सा में लागू किया गया। उसमें क्या बोला, बोला कि अब मुखिया को भी नहीं पकड़ते हैं, अब किसको पकड़ते हैं, डायरेक्ट एकदम आदमी को, बीच वाला बिचौलिया को गायब करो, सीधा किसान को पकड़ेंगे। अब सीधा किसान के पास अंग्रेज पहुंचा और बोला कि भाई लाके देना पड़ेगा, सीधे किसानों के पास पहुंच गया। पहले राजवा के पास पहुंचा, फिर राजा से काम नहीं चला तो मुखिया लोग के पास पहुंचा, मुखिया लोग भी नहीं पहुंच पाया तो अब सीधा बोला किसके पास, किसान के पास। तो किसान के पास पहुंचा और वहां से लेने का कोशिश किया गया। ठीक है, तो ये व्यवस्था जो है ना थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया। ठीक है, थॉमस मुनरो द्वारा, इसी को कहा गया क्या, मुनरो व्यवस्था। इसी को बोल लो। हाँ, इसी को मुनरो व्यवस्था कहा गया। ये तुम्हारी व्यवस्था को। हाँ, इसी को मुनरो व्यवस्था किया गया, कहा गया। तो थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया। तो कौन सा व्यवस्था हो गया, थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था, मुनरो व्यवस्था हो गया। ये कब लाया गया था, 1820 में, 22 नहीं 20 में, 1800। ये पहले लाया गया ना, हाँ, पहले ही लाया गया। तो आपने नीचे काट ली थी उसको, हो गया गलती। गलती नहीं हो गया, तो हाँ मतलब जो कह दीजिए हो गया, हो गया। अरे हो गया ना, चलिए ना भाई, उतना क्या है। ठीक है ना, तो हमारा जो हो गया क्या, 1820 में कौन सा व्यवस्था लाया, रैयतबारी, यानी इसमें सीधे किसानों से लिया जाएगा। और ये मुनरो के द्वारा लाया गया था, इसको मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है। ये कब लाया गया था, 1820 में लाया गया था। थॉमस मुनरो ने लाया था। हाँ, थॉमस मुनरो के द्वारा ये व्यवस्था लाया गया। थॉमस मुनरो दिमाग लगाया, बोला कि अब छोड़ो ये सब बिचौलियन को हटा, ये सब कोई काम का आदमी नहीं है, सीधे पहुँचो एकदम मेन आदमी के पास जो उगा रहा है, अब ओकरे पकड़ते हैं। ठीक है, तो उसी के पास पहुँचा, किसानों के पास, और किसानों से क्या किया, कर वसूलने का काम करने लगा। लेकिन अब कुछ भी कर ले, कहीं पहुँच जाए, घर में घुस जाइए, लेकिन रहेगा तो ना, देखा है ना, उसके पास है ही नहीं तो कुछ कर लीजिए। तो ये व्यवस्था भी कहीं ना कहीं क्या हुआ, फेल कर गया। ये व्यवस्था भी काम नहीं किया अच्छे से। आइए, ठीक है, बैठिए यहीं पे। ये व्यवस्था भी क्या हुआ कि फेल कर गया इस व्यवस्था के तहत। अब हाँ है ये नहीं तो कहाँ से देगा लोग। तो इस व्यवस्था में भी क्या हुआ कि उम्मीद के अनुसार अंग्रेजों को कर नहीं मिल पाया, जैसा एक्सपेक्टेशन था उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अंग्रेजों को कर मिल पाया, नहीं मिल पाया। और जब नहीं मिल पाया तो फिर ये लोग हो गया परेशान, ये अब क्या किया जाए। ठीक है नहीं हटा कैसे देगा, फिर दिमाग लगाया, सोचा कि ये काम करते हैं। अब जो है ना धन पे ज़बरदस्ती करने से अच्छा है ना कि उत्पादन का व्यवस्था कर लो, यानी कि जो क्योंकि देखा अंग्रेज क्या देखा ना कि हम पहले दिक्कत क्या था ना, धन ले रहा था सबसे पहले, तो अब हर किसी के पास बराबर मात्रा में पैसा नहीं है कि वो कर दे सके। ठीक है, तो वो क्या सोचता है कि अब हम लोग जो है ना पैसा के अलावा वो दिमाग लगाए कि भारत में कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं, मसाले और कपड़ों के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हम विदेश में कर सकते हैं, जिसका मांग विदेशों में यानी बाहरी देशों में है। तो क्यों ना हम सोना, हाँ अंग्रेज लोग ही तो ला के दिया करता था काम। सोना हमारे भारत में भी था, ऐसा नहीं था, लेकिन मात्रा कम है हमारे पास। ठीक है, जरूर वहाँ पे ज़्यादा है। हमारे भारत में लगभग ऑलमोस्ट चीज़ें मिलता है, लेकिन वो भरपूर मात्रा में नहीं। जैसे क्या पेट्रोलियम पढ़े थे चैप्टर, तो क्या पेट्रोलियम भारत में नहीं निकलता है, निकलता है, लेकिन उतना मात्रा में नहीं कि वो भारत को परिपूर्ण कर दे, इसीलिए हमें बाहरी देश विदेशों से मंगवाया जाता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं जी, थोड़ा सा भी खराब नहीं लगता, इतना सा भी नहीं लगता है खराब। ठीक है, तो वो देखा कि अब धन से क्या करो ना कि जो व्यक्ति जो उत्पादन करता है उसी को लेना शुरू कर देते हैं। वो देखा कि भारत में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि गन्ना से चीनी बनाया जा सकता है। ठीक है ना, चावल देखा कि चावल का इस्तेमाल हम लोग भारत में भी बाहर में भी किया जा सकता है, ये चावल या चावल से बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो सकता है, गेहूं का इस्तेमाल हो सकता है, मैदा वैदा से तो बनता ही है काफ़ी तरह का चीज़ है, ये सब चीज़ हम भारत से भी उगा सकते हैं। ठीक है ना, भारत से भी उगा करके ले सकते हैं। तो वो सोचा कि भाई अब कर तो दे पा नहीं रहा है, तो एक काम करो किसानों से ये सब उपजवाओ और यही सब लेते हैं कर के रूप में, क्योंकि इस तरीके से तो लूटना है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जब खत्म हुआ ना, तो कंपनी को क्या करता है, वो ऐसा सोचता है कि अब हमें क्या करना है, किसानों से जो उत्पादन है ना उत्पादन को बढ़वाते हैं और यही जो है टैक्स के रूप में ले जा करके विदेशों में बेच करके मुनाफा को कमाते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत पैसा नहीं दे पा रहे, तो एक काम करते हैं, वही व्यक्ति को कहते हैं तुम अनाज उगाओ, गेहूँ उगाओ, और उससे गेहूँ सस्ता में खरीद दिया जाएगा और गेहूँ को महंगा में बेचेगा, उससे ही प्रॉफिट है ना, इसी प्रॉफिट है।
है कि नहीं। अब वो सीधे पैसा नहीं दे रहे, लेकिन उससे वो उससे मेहनत करवा के अनाज खरीद लेते हैं, वो अनाज को बेचेंगे वहाँ पे, तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो अंग्रेज लोग सोचा कि आप दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि राजा लोग हार गया है ना, हम लोग मुखिया के पास भी गए, हम लोग सीधे किसान के पास पहुँच गए, लेकिन हमें कर उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, जो उत्पादन कर सकता है किसान, उससे वो चीज़ों को हम लोग भरपूर मात्रा में खरीदते हैं और उसे बेचते हैं, और उसे बेच के जो प्रॉफिट होगा उसी से हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा, हम लोग लाभ कमा लेंगे। ठीक है, वो चीज़ करते हैं हम लोग। समझे। अब देखिए, अब यहाँ से मामला पूरा का पूरा बदल जाता है। आप लोग मैथ्स का बुक निकालिए, ठीक है, और मैथ्स बनाइए तब तक, ठीक है ना, बनाइए। तो अब जो है वहाँ से अब अंग्रेजों का दिमाग कहाँ चल गया है, उत्पादन यानी वस्तुओं को खरीद करके बेच करके मुनाफा कमाने में। ठीक है, और इस पर दिमाग लगा के वो काम करना शुरू कर दिया है। अब उसी चीज़ों में वो कई चीज़ों का इस्तेमाल करता था, है ना, नील का, गेहूँ का, चावल का, ठीक है, जूट हो गया, ठीक है, गन्ने का, ये सभी चीज़ों को, हाँ, चाय का भी, ये सब चीज़ का उत्पादन करवाता था। और इसको खरीद करके, अफीम एक नशीला चीज़ होता है, उसको पीने से नशा वसा आता है, मतलब खाने का चीज़ होता है, वो खाने से हल्का नशा वसा आता है। ठीक है, वो ये सब चीज़ जो है ना उत्पादन हो गया, ये सब चीज़ों का हम यहाँ लिखे हैं, नील, अफीम, चाय, जूट, कपास, गन्ना, गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ क्या करने लगा, भारत से उगवा करके और ख़रीद करके अपने देशों में बेचना शुरू कर दिया। इन्हीं चीज़ों में जो है ना, ये जो जितने सारे चीज़ें भारत में बेचे जा रहे थे, उनमें से नील का डिमांड बहुत खतरनाक लेवल पे आया। नील जो था सबका डिमांड था, लेकिन इस स्पेशली नील की बात कर रहे हैं, नील का, क्योंकि भारतीय नील बहुत अच्छा था। हर एक देशों में जो चीज़ें उगती थी ना, उसमें से नील का जो कलर था नीले रंग का हुआ करता था। भारतीय नील थोड़ा चमकदार हुआ करता था, बहुत अच्छा रंग देता था। ठीक है, जिसके वजह से जो कपड़ों वाला जो फैक्ट्री था ना, उद्योग मिल वाला, उसके यहाँ से नील का डिमांड बहुत हाई लेवल का हो गया, भारतीय नील का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, इन सभी का भी डिमांड था, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा किसका डिमांड हो गया, नील का। तो अब आगे जो कहानी हम लोग का नील के बारे में पढ़ेंगे कि नील का जब डिमांड बढ़ा तब कैसे अंग्रेजों ने नौटंकी शुरू किया। तो नील का जब डिमांड बढ़ा ना, तो वो लोग नील का खेती करवाना पे जोर देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही नील का खेती बढ़ा तो यूरोप में एक पौधा होता था जिसका नाम था बोर्ड, वो नील का ही काम करता था, बट बोर्ड उतना अच्छा नहीं काम करता था, उसमें उतना अच्छा रंग नहीं निकलता था। ठीक है, एक बोर्ड नाम का पौधा था जो रंग देता था, लेकिन भारतीय नील के जैसा नहीं। ठीक है, भारतीय नील के जैसा नहीं, जिसकी वजह से लोग इसका इस्तेमाल उतना नहीं करता था और भारतीय नील का ही डिमांड ज़्यादा करने लगे। डिमांड ऐसा था, सोचिए 1788 में ब्रिटेन में जो है ना, भारत का नील मात्र 30% ही हिस्सा होता था, बाकी अलग अलग जगहों से मंगवाता था, भारत से केवल 30% ज़्यादा था। लेकिन वही डिमांड समझिए 1810 में कितना पहुँच गया, 95%। सोचिए 95% का जो नील का जो ज़रूरत है ना, उस केवल भारत से जा रहा है। समझ रहे हैं बात को। 100% में पहले अलग अलग हिस्सों से नील सब जगह से आ रहा है, उसमें से जो नील पहुंच रहा है ना उसके पास 30% हिस्सा केवल भारत से आ रहा है। कब, 1788 में। लेकिन 1810 में क्या हुआ ना, ये अमाउंट कहाँ तक पहुंच गया, 95%। 95% केवल भारतीय से नील पहुंच रहा है। तो सोचिए भारत में कितना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा होगा, कितना दबाव पड़ा भारत पर नील उगाने के लिए। अंग्रेज लोग किसानों के साथ कैसा व्यवहार किया होगा, ज़बरदस्ती उगवा रहा होगा कि नहीं उगवा रहा होगा, क्योंकि 95% का पूर्ति कर रहा है, अपने देशों में ले रहा है नील का इस्तेमाल। और नील कोई नौटंकीबाजी नहीं, नील का प्रोसेस समझिएगा तो बड़ा समझ में आएगा आपको। ठीक है, बताते हैं, अभी सब बताएंगे, समझे ना। तो नील का डिमांड कैसा हो गया, तो 1718 में कितना था, 30%। आपसे सवाल पूछा जाएगा, ब्रिटेन के अंदर में भारत से कुल नीलों का आयात कितने प्रतिशत का था, 30% का था। और 1810 में ये प्रतिशत कितना पहुंच गया, 95% पहुंच गया था, है ना। ब्रिटेन में क्या, नील का आयात पहुंच गया था। अब जब ये समय बढ़ गया तो यहीं से आपको समझ सकते हैं कि भारत पे दबाव बहुत हाई लेवल का है। किस चीज़ के लिए, नील का, क्योंकि भारतीय नील बहुत अच्छा है ना। कई बार अच्छा होना भी बड़ा दर्दनाक हो जाता है, नील के बेचारे के साथ यही हुआ। तो नील तो ठीक ही है, भारतीय किसानों के साथ थोड़ा सा ये दिक्कत का काम हो गया। अब ये गर्व क्या करेगा, ये गर्व सोचिए कि अच्छा होना क्या हो जाता है, श्राप बन जाता है। इसी को कहते हैं, कई बार अच्छा होना भी श्राप हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग कहता है ना कि सुंदरता श्राप बना हुआ है। एक दो लड़की लोग से देखे हैं तो बोलती है कि तुमको नहीं पता है, मेरा सुंदरता मेरे लिए श्राप, हम सुंदर हैं जिसकी वजह से हम पे जितना दबाव रहता है, हमको घर से जितना फ्रीडम है उतना नहीं मिलता है। बाकी लड़कियों को जितना मिल जाता है ना, उतना हमको नहीं मिलता है मेरे सुंदरता की वजह से। ठीक है, खैर इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन लोगों का सोसाइटी थोड़ा सा वैसा होता है ना, तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। लोग अभी नहीं बदला है, अभी उस ज़माने के थॉट के हिसाब से है।
ठीक है, तो वैसा करते हैं। अभी जैसे वो हम ही नहीं शॉर्ट्स बनाए थे, रील बनाए थे, तो नहीं किए थे, हाँ देखे होके होंगे आप दोनों, देखे हैं आप दोनों, है ना जी। डांस जो कर रहे थे भोजपुरी गाना पे उस पर मेरी बहन पे लगता है कोई कमेंट वमेंट किया है, देखते हैं उसको दवाई देंगे, खाली वो मिल जाए मुटका, वो खाली उसको धरेंगे घेरेंगे, फिर मारेंगे नहीं, उसको लपेटेंगे बढ़िया से। परिवार ना है, रिश्तेदार को कैसे मार सकते हैं, बाहरी हो तो मार ही सकते हैं, है ना। वो कमेंट तो मोहित नहीं नहीं, बातचीत करता है ना, चुगली करता है, तो उसको दवाई देना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें हम भी इन्वॉल्व है। खैर वो सब कर लेंगे, वो सब नॉर्मल बात है, वो सबको हम वो सबके और जलाते हैं, वो सबका टेंशन नहीं लेना है, सब होते रहेगा, ठीक है। अब सुनिए, तो नील का डिमांड बहुत हाई लेवल का हो गया है, क्योंकि भारतीय नील बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से तो अच्छाई इसके लिए क्या बन गया, श्राप। ठीक है। अब देखिए, तो जब नील का खेती था ना, तो एक दो चीज़ था, नॉर्मल सा बात बताएगा नील की खेती के बारे में। तो देखिए नील क्या होता है ना, खेत होगा, खेत में नील का पौधा उगाया जाता है। नील का जब पौधा उगेगा तो उसका पेड़ को काटा जाता है। पेड़ जो है ना, जब पक जाएगा, पूरा हरा टाइप का हो जाएगा, तब पेड़ को ले लिया जाएगा, पेड़ को काटा जाएगा, ठीक है। और पेड़वा को ले जा करके फिर जो है ना, कहीं गड्ढा टाइप में ऐसा पानी का रहता है, और उसमें डाल देगा, इसमें पानी भरल रहता है, इसमें पेड़वा को डाल दिया जाता है, जिससे क्या होगा ना कि इसमें से पत्ता गलेगा। ये चाचा सवाल पूछे थे ना आप, देखिए इधर मुंडी घुसा लिए हैं, समझे। तो क्या होता है, इधर देखिए, कौन बोला जी, कौन बोला, किसको बोले, अभी अभी कौन बोला कि किसको बोल रहे हैं, आप बोले हैं जी। डैडी बोला किसको बोल, किसको शैतान बोला, अभी दवाई दे देते अगर वही बतिया रहता था। चलिए ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, समझ ना। तो पेड़ था, पेड़ को काटा जाएगा, पेड़ को काट के क्या करेगा, पानी में डुबो देगा, जिससे क्या होगा कि वो गल जाएगा, उसका पत्ता उत्ता जो भी रहेगा ना, टहनी वहनी गल जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा बड़ा होता है, छोटा बड़ा इस तरीके से घास, नॉर्मली पेड़ टाइप, हाँ नील का पेड़ होता है वो। उसको पेड़वा को काट देगा, पत्ता उत्ता को क्या करेगा, डाल देगा किसमें, इसमें, पतवन को में नहीं डालता है, उसका पत्ता ग्रीन होता है। हाँ उसको डाल देगा इसमें। और जब डाल देगा, पहले ग्रीनर रहता है, फिर वो जाकर नीला में कन्वर्ट होता है। इसको इसमें डाल दिया जाएगा, ये फूलेगा, इसमें गल जाएगा पूरा का पूरा पत्ता। फिर इसको मथना समझते हैं, पत्ता से, या तो पहले पैर से करता था, नहीं तो अब मशीनों से भी होता है। पहले एकदम ऐसे से जा करके इसी से मारता था, एगो बड़ा सा बनाता था गड्ढा टाइप का, और आदमी खड़ा हो गया, एगो इधर खड़ा हो गया, इधर खड़ा हो गया, ऐसे से पैरवा से मार रहा है, छपाक 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 छपाक, जिससे क्या होता था ना, मथाता था एकदम। ढेर सारा आदमी मिलकर नहीं करेगा, वैसे करेगा ना, पूरा पतवा जो है ना मिक्स होता था पानी में, और उसे कर दिया। उसके बाद करके उसको छोड़ दिया कुछ देर के लिए। फिर क्या होगा कि जो नील का जो कण था ना, वो पानी में मिक्स हो जाता था, और मिक्स हो जाने के बाद फिर क्या होता था, जब समय छोड़ दिया, जैसे ही पनिया शांत होता था ना, तो सारा नीलवा जो है जा करके नीचे बैठ जाया करता था, नील जाके अंदर बैठ जाता था। और जब बैठ गया तो ऊपर का पतलका पनिया को हटा दिया, हटाने में जो गाढ़ा वाला पानी बचता था, उस गाढ़े वाले पानी को लेता था। इसमें जो है ना चूना वगैरह भी मिलाता था, ताकि थोड़ा सा कलर वाला आ जाए। इसके वजह से करने के बाद चूना वूना मिलाने के बाद, थोड़े केमिकल्स मिलाने के बाद, कुछ केमिकल्स मिलाता था, जिसके बाद क्या होता था कि इसका कलर आ जाता था नीला। और उसके बाद इसको क्या करेगा, अंदर से भी निकलेगा, तो ये जो गाढ़ा वाला पानी है ना, इस गाढ़ा वाला पानी को लेगा और फिर इसको कहीं जा करके इसको गर्म करता था। और गर्म करने के बाद इसका सारा पानी इवेपोरेट हो जाया करता था। इवेपोरेट होने के बाद फिर वो जो बचता था ना सूखा पाउडर टाइप का, वो नील होता था। अब उसको जो है ना तरह तरह से करता था लोग। एगो जैसे आप लोग का नहीं फ्रीजर में आता है एगो क्यूब बनाने वाला टाइप का, उसी टाइप का बर्तन हुआ करता था, या तो वो ले लीजिए, नहीं तो बड़ा सा ट्रे हुआ करता था, इस टाइप का ट्रे ले लिया, इसमें पूरा पूरा गाढ़ा वाला जो ही निकाला, और निकाल करके इसमें भर दिया, धूप में छोड़ दिया, ऊपर से पतला कपड़ा रख करके, या फिर प्लास्टिक रख करके, ताकि प्लास्टिक नहीं मतलब कपड़ा या खुला बीच में छोड़ता था, जिससे क्या होता था कि सारा पानी इवेपोरेट कर जाता था और वो सूख जाता था, एकदम जेली टाइप। जैसे पनीर होता है ना, पनीर टाइप का जब हो जाता था, पनीर टाइप हल्का सूखता था ना, तो इसको क्या करता था ना, चाकू लेगा और उसको कट कर देता था, ऐसे करके कट करके ब्लॉक्स बना देता था, छोटे छोटे ब्लॉक्स में काट देता था, और काट करके वो जब सूख जाता था बढ़िया से, तो उसको पैक करके और बेचा जाता था। तो इस तरह से नील को बनाया जाता था, समझे ना। अब इसको बनाने के लिए मेन काम क्या है, नील को उगाना। उसके लिए लोग दो तरह का काम करता था, किसी के पास ढेर सारा ज़मीन हुआ करता तो अपने ज़मीन में खेती करता था। कुछ लोग क्या करता था कि रेंट पे ज़मीन लेकर के करता था। डिमांड बहुत हाई था इसलिए इस तरीके से। लेकिन अब जब नील का खेती इस तरीके से हो रहा है, तो इसमें समस्या ये था ना कि नील के खेती में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं नील के पौधों के में, जो उस खेत की उर्वरता को बहुत तेज़ी से घटाता है। नील का जो खेत का जो उर्वरता रहता है ना, बहुत तेज़ी से उसको गिरा देता है। तब यानी कि अगर नील की खेती अगर आप करने लग गए ना, तो बहुत जल्दी आपका खेत में बंजर हो जाएगा। तो खेत बंजर हो जाता था, अब उसमें अनाज उगने का कैपेसिटी ये खत्म हो जाया करता था। ये सबसे बड़ा नकारात्मक बात था। अगर नील उगा दिए, फिर अगर उसके बाद आप धान उनका फसल उगाइएगा, तो उस लेवल से नहीं उगेगा जैसा वो एक अच्छे धान खेत में उग जाएगा। बिना नील उगाए खेत में जितना अच्छे से उग जाएगा धान, उतना नील उगाए खेत में नहीं उग पाएगा, क्योंकि पोषक तत्वों को बहुत तेज़ी से खींचता था ये नील का पौधा, समझे ना। खेतों को बंजर बनाता था,
ठीक है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट था। लेकिन अंग्रेज लोग जो है ना, अंग्रेजों को इससे क्या मतलब था, खेत बंजर हो चाहे क्या हो, उसको तो भाई नील चाहिए, प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए आया था। सारा जड़ बस उसके लाभ के, उसके गलत निर्णय की वजह से है, जिसकी वजह से वो भारत के लोगों पे दबाव डालना स्टार्ट किया। किस चीज़ के लिए? नील की खेती करने पे। भारतीय किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये ज़बरदस्ती नील की खेती करवाना शुरू किया, क्योंकि अब क्या मांग रहा है? पैसा नहीं मांग रहा है, अब किस चीज़ को मांग रहा है? सामानों को मांग रहा है। तो ये सब चीज़ तो मांग ही रहा है, टैक्स के रूप में नील भी मांग रहा है। अब कंडीशनें लगा दिया कि हर व्यक्ति को नील उगाना ही होगा। उसके पास अगर ज़मीन है तो ज़मीन का एक हिस्सा में नील उगाना है, बाकी तुम जो उगा, हमको तुम चाय उगा के दो, गेहूँ उगा के दो, धान उगा के दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी उगा करके दो, लेकिन नील उगाना ही पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को एक हिस्से में नील उगाना पड़ेगा। ऐसा कानूनें बना करके ज़बरदस्ती नील का खेती करना शुरू किया। अब किसान परेशान है, क्योंकि नील के साथ साथ सब मांग रहा था और नील ज्यादा मात्रा में। हाँ, नील का कंडीशन है कि हर व्यक्ति को नील उगाना ही उगाना है, ये कंडीशन था। बाकी उसके साथ आप उसको कुछ हो दीजिए, क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा उतना नहीं था, लेकिन काम भर हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं था। और जैसा धान गेहूँ का है तो ऐसा नहीं कि खाली भारतीय उगाता है, और भी देशों में उगता है, ठीक है, तो और भी जगहों से आ जाता था। लेकिन भारतीय नीले में नौटंकी क्या था ना, कि भारतीय नील सबसे, पूरे देश में सबसे अच्छा था। जो लोग उस समय जानते थे, उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा था नील भारत का ही, तभी तो 95% भारत का पहुँच गया 30%, ठीक है। और यही इसका नौटंकी का कारण बनता है, ठीक है। तो अब नील का समझिए प्रोसेस क्या होता है। अब ज़बरदस्ती क्या कर रहा है? नील का खेती करवा रहा है, ठीक है। तो जब नील का खेती ज़बरदस्ती करवा रहा है तो कुछ दिन तक तो लोग सहा, लेकिन उसका खेत बंजर होना शुरू हो गया किसानों का। जब खेत बंजर होना शुरू हो गया तो फिर किसान सोचा कि अब ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं, दिक्कत हो जाएगा। तो सारे किसान जो मिल करके जो है ना विद्रोह करना शुरू करते हैं, है ना। तो नील की खेती करने से विद्रोह किया गया, मतलब रोका गया कि अब हम नील का खेती नहीं करेंगे, ठीक है। उससे मना करने लगा किसान लोग, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध आ गया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। अंग्रेज लोग दो तरह का कार्य करके फंसाता था, एगो नील का खेती करवा के उसका खेत बंजर हो रहा है, दूसरा चीज़ से परेशान क्या थे ना, अंग्रेज लोग क्या करता था, अंग्रेज लोग क्या मतलब जो भारतीय लोग जो कर्जा देता था वो क्या किया, अब कर्जा तो आदमी पहले ही ना लेगा जी, पहले ही कर्जा लेगा, या अपना खेत भी देगा तो कहेगा लो भाई इतना खेत लो। अब खेत देगा तो अपने बदले में लेगा कि हम इतना पैसा तो लेंगे तुमसे, तुम्हारा फसल उगे ना उगे भाड़ में जाए, लेकिन हम तो इतना पैसा लेंगे क्योंकि हम तुमको अपना खेत दिए हैं, है ना, रेंट पे। तुमको अगर नहीं दे सकता तो तुम हमारा खेत मत लो। तो मजबूर आदमी लेवे करता था आदमी खेत में, रेंट पे ले तो उसको रेंट देना ही पड़ेगा, खेत इस्तेमाल किया भाई, तो उस चीज़ के लिए। और अग्रिम ऋण उसको कहते थे, अग्रिम ऋण, यानी कि पहले से ही ऋण लिया करता था, या तो वो ज़मीन का ले या तो पैसा का ले, किस तरीके से। तो जो किसान था वो अगर उसको उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिला, मान लिया नील उगाया, ढेर सारा नील उगा दिया, अब नील उगा दिया, अब खरीदने के लिए गया तो अंग्रेज कह रहा है कि हम 5 रुपये देवे करेंगे। वो कह रहा है कि ना मालिक 10 रुपये किलो ले लीजिए, हमारा काम हो जाएगा। अब ज़बरदस्ती कहना 5 लेवे करेंगे, कोई उपाय नहीं है। अब आदमी मान लिया नील उगा दिया है, क्या करेगा वो नीलवा को, तो मजबूरन बेचना पड़ता था ज़बरदस्ती, नहीं तो फिर दबंगई ज़बरदस्ती। सर किसान लोग नहीं रख सकते, रख के क्या करेगा, कितना रखेगा, हर घरे में नील उग रहा है, सर वो फिर जाकर बेच। कहाँ बेचेगा, हर घरे में जब नील उगा रहा है तो। आपके घर में ऑलरेडी अनाज उग रहा है, गेहूँ, तो आप हमारा से गेहूँ काहे लीजिएगा। दूसरा देश में जाने के लिए उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नाव से लेके जाना पड़ेगा, उसको दूसरे देश का पता है नहीं, उसको किनारे पर लेके जाने में उतना मत भूकन लगेगा, जाना संभव नहीं ना है जी। अगर मान लीजिए भारतीय लोग रह रहा है, अगर किसी देश में जाएगा, उस वक्त भारतीय लोग उतना ट्रैवल भी नहीं किया करता था, कहीं भी जाकर जाने का कोशिश करेगा तो उसको समुद्र पार करना पड़ेगा, समुद्र पार करने के लिए उसको बड़ा सा नाव चाहिए, सब कोई रिस्क नहीं ले सकता है। गरीब व्यक्ति अपना परिवार को छोड़ के कहाँ जाएगा, घर से व्यक्ति अब जाएगा तो घर के सारे पुरुष चल जाएंगे, बच्चा बेटा का तो लेके ना जाएगा, घर में महिलाएं अकेले पड़ जाएंगी, तो वो लोग उस तरह से भी नहीं छोड़ते, वो भी स्थिति गड़बड़ है। तो लोग घर छोड़ के नहीं जा सकता था, मजबूरी था, जाना भी चाहे तो दिक्कत है, बहुत तरह की दिक्कतों का सामना। तो कई दिक्कतों के सामना करने की वजह से किसान लोग घर से बाहर नहीं निकल पाता था, ठीक है। तो उसको मजबूरन सस्ते दामों पर बेचना पड़ता था, जिसकी वजह से उसका कर्ज जो है ना बढ़ता जा रहा था, कर्ज बढ़ते जा रहा है ना, क्योंकि हर महीने टैक्स तो देना ही देना है। इस बार थोड़ा बढ़ा, अगला बार थोड़ा और बढ़ा, बढ़ते बढ़ते कर्ज बढ़ गया, साथ में कर्ज जो लिया हुआ उसका ब्याजो बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ते बढ़ते किसान जो है, कई किसान जो है वो कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा था, ठीक है। और नील वाला खेती इधर ज़बरदस्ती करवा रहा है, जिस वजह से लोग मरने भी लग रहे थे। तो उसी में से कुछ घटनाएं हुआ होगा, कुछ लोग मर गया होगा, किसी का शादी टूट गया होगा, किसी कुछ हुआ होगा, दिक्कतों की वजह से लोग निर्णय लिया होगा कि अब हम नील का खेती नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारी समस्या हो रहा है, ठीक है। तो नील का खेती से विद्रोह किया, साथ में अपने मुखिया लोग, राजा वाजा लोग सभी बताया हो, समस्या देखा होगा, मुखिया लोग देख रहा होगा ना कि भाई हमारा समस्या तो खैर गंभीर है, नील की खेती करने से दिक्कत तो हो रहा है। तो लोग जो है ना विद्रोह किया, क्या किया, विद्रोह, ठीक है। तो नील का विद्रोह किया कब,
1859 में। तो 1859 से लेकर 1860 तक पूरे 1 साल तक लगभग ये विद्रोह चला। तो इस विद्रोह में कब हुआ, इसका शुरुआत कब हुआ, मार्च के महीने में 1859 में किया गया। कहाँ, बंगाल में, है ना। 1859 में मार्च के महीने से क्या हुआ, नील विद्रोह शुरू किया गया। किसान लोग क्या कह रहा है कि अब हम नील नहीं उगाएंगे, हम लोग पहले से ऋण नहीं लेंगे, कर्ज पहले से नहीं लेंगे, ठीक है। अगर उगवाना है भाई तो आप व्यवस्था करके दीजिए, हम खेत का, अंग्रेज को कह रहा है कि अगर आपको उगवाना है तो हम मेहनत करेंगे, आप हमें खेत का व्यवस्था करके दीजिए, सारी चीज़ों को लगा के दीजिए, हम कर्ज नहीं लेंगे, पहले उगाएंगे, या तो नील हम अपने खेत में उगाएंगे। मेन तौर पे बात यह है कि नील नहीं उगाएंगे, बात खत्म। उगाएंगे कि लिमिट में होना चाहिए, या तो नहीं उगाएंगे। इस तरह का मांग जो है ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। अब धरना प्रदर्शन कर दिया, हज़ारों की तादाद में किसान आ गया कि हम नहीं उगाएंगे, ठीक है। ये हो गया। इन चीज़ों को जब देखा ना, तो इस किसानों का जो दिक्कत है, इस चीज़ को जो लोकल जो मुखिया था ना, जो बड़े स्तर का व्यक्ति था, वो भी देख रहा था कि दिक्कत तो है। तो कुछ मुखिया लोग उसके समर्थन में आए, कुछ राजा लोग भी उसके किसानों के समर्थन में आए। तो उसके जो लोग जब समर्थन में आए ना, तो उसको और शक्ति मिल गया, है ना। जब कोई बड़े स्तर का लोग किसी के समर्थन में आता है तो उसको पावर और मिल जाता है, पावर मिल गया। उसके बाद ये बात फैलना शुरू हो गया, क्योंकि हज़ारों की संख्या में अगर भीड़ लग गया है तो ये फैलने लग गया। समाचार पत्र वाला भी यहाँ पे आया, तो समाचार पत्रों के द्वारा क्या हो गया, न्यूज़ और फैलने लग गया। किसानों का जो दयनीय स्थिति था वो फैल गया, पूरे दुनिया में धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो गया, पूरे भारत में फैल गया। जब कोई चीज़ पूरे भारत में फैलता तो किसी लोगों पर दबाव बहुत खतरनाक बढ़ता है ना। जैसे नहीं, मान लीजिए अगर मान लीजिए कुछ कांड का, आप मान लीजिए कुछ चोरी वोरी कर लीजिए, छोटा मोटा कांड कर लीजिए। अब वो कांड जो आप किए हैं, अगर आपके घर के लोग को मालूम चल गया, मान लीजिए आपके भाई जान गए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके मम्मियों जान जाए तो भी थोड़ा कम फर्क पड़ेगा, पापा भी जान जाए तो और दिक्कत लगना शुरू होगा, मौसा फूफा जान जाए तो और दिक्कत होगा। वो बात जितना लोगों को फैलेगा उतना ही आपको कैसा फील होगा, बुरा फील होगा और दबाव पड़ता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वैसी टाइप का यहाँ पे अब ये बात फैल रहा है, तो अंग्रेज़ों पर दबाव पड़ना शुरू हो गया, ठीक है। अंग्रेज़ों पर दबाव पड़ना शुरू हो गया। तो उस समय जो अंग्रेज़ों के द्वारा ही जो सरकार चलाया करता था, जो रूल चलता था, जो सरकार जो नियंत्रण करते थे, जैसे जेल में डालना हो गया, न्याय देने का काम हो गया, वो चलता था उस वक्त भी। शासन था, ब्रिटेन लोग भी करता था, लेकिन वो लोग भी शासन का काम करता था भारत में भी, ठीक है। लेकिन ये जो किसानों का जो दयनीय स्थिति बना हुआ है, इसलिए फैलता ही नहीं था, किसी को पता नहीं था, ठीक है, कि इतना बुरा व्यवहार किसानों के साथ किया जा रहा है, किसी को मालूम ही नहीं था। लेकिन जब ये आंदोलन किया गया ना, तो सारा व्यवहार जो है, जो अंदर की सारा राज का जो बात है ना, वो क्या हो गया, बाहर आ गया, सब जान गया, मीडिया के थ्रू पूरा फैलना शुरू हो गया। अब ये बात जो है, इसका केस पहुंचता है सरकार के पास पे, सरकार के पास इसका केस पहुंच जाता है, किस चीज़ का, नील विद्रोह के बारे में। और जब वहाँ केस पहुंचता है तो फिर एक आयोग बनाया जाता है सरकार के द्वारा, जिसका नाम क्या रहता है, नील आयोग। देखिए नीचे सर, कौन सा, वही छोटी सी जो कल लेटर। हाँ ये है, अच्छा, इन्हें तो छुट्टी हुआ, ये लोग को तो छुट्टी देते हैं। हाँ अभी कर देंगे सर, 10 मिनट कर देंगे। ठीक है, देखिए तो 1860 में जो है एक आयोग बनाया गया, जिसको कहा गया नील आयोग। 1860 में कौन सा आयोग बना, नील आयोग। तो हज़ारों किसानों का नील विद्रोह करने पर एक आयोग का गठन किया गया, जिसको क्या कहा गया, नील आयोग। कब किया गया था, 60 में। इन डेट्स को आपको दिमाग में रखना है, मेमोराइज करना है बार बार पढ़ के, ठीक है। अब इसमें क्या था कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो गया, किस चीज़ में, इस आयोग में। तो सरकार क्या किया, एक जांच का गठन बनाया कि जाओ इस किसानों का जो दिक्कत है, क्या सच में ऐसा है, उसकी जांच करने की टीम लगाया गया। तो जो है टीम के जरिए क्या हुआ, किस चीज़ का जांच हुआ, जांच में मालूम चला, पूरा बात सामने निकल कर क्या है कि हाँ किसानों के साथ, सरकार थी जी बिल्कुल थी, बिना सरकार का देश चलेगा जी। सर, तो वो तो अंग्रेज ना कर रहे थे। हाँ अंग्रेजी कर रहे थे, तो क्या, तो सरकार एक अलग अंग ही होता है, चाहे कोई का है नहीं हो। और दूसरी बात, अंग्रेज अगर छिपाना भी चाहे तो क्योंकि वो बात पूरा देश में फैल रहा है, तो उसका इमेज ना गिर जाएगा। और इमेज कोई गिराना क्यों चाहेगा, क्योंकि सरकार अगर इमेज गिरा तो फिर समझिए कि उसको वोट नहीं मिलेगा। दूसरा पार्टी भी तो है, हर पार्टी सरकार कंट्रोल में क्यों कैसे रहता है, क्योंकि उसके अगर गड़बड़ काम किया तो फिर राजा कोई और बन जाएगा। जैसे नरेंद्र मोदी हैं, वो ढेर हीरो काहे नहीं बनते हैं, उनको पता है कि ज़्यादा नौटंकी किया तो फिर राजा कोई और बन जाएगा, प्रधानमंत्री अगला बार कोई और बन सकता है। तो यह भी डर होता है कि जनता की नज़र में अच्छा बनना है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ब्रिटेन का नागरिक को मालूम चले कि हमारे ब्रिटेन के राज जो जहाँ पे रूल कर रहे हैं भारत में जा कर के, और वहाँ पे गलत चीज़ें किया जा रहा है, हाँ ठीक है, भारत में किया जा रहा है इस तरह का काम, तो क्या वहीं के नागरिक गलत नहीं समझेंगे
कि ये लोग बाहर जा कर के हमारा नाम खराब कर रहे हैं, गलत हो रहा है, तो दबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इन चक्रों में जब सीधा सा बात है कि जब ये न्यूज़ पूरे देश में फैल गया तो फैलने पर अंग्रेजों पर क्या पड़ गया, दबाव, जिसके दबाव पड़ने से नील आयोग का गठन किया गया। कब? 1860 में गठन हुआ। उसमें क्या किया गया, अंग्रेजों का किसानों को का जो स्थिति था उसकी जांच के लिए टीम हायर किया गया और देखा गया क्या सच में किसानों का यही स्थिति है। तो जांच जब भेजा गया, देखा गया तो मालूम चला कि ये सच है, यानी क्या किसानों का स्थिति थोड़ा सा खराब है। खोल दे इसको, नहीं खोले, खोल देता, हल्का सा तो लग ही रहा होगा। ठीक है, उस जांच में ये मालूम चला कि स्थिति जो है गंभीर तो है। ठीक है, किसानों के साथ जो स्थिति किया जा रहा है अंग्रेजों के थ्रू वो गलत है, वो गड़बड़ है, इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को रोकने के लिए फिर जो है अंग्रेज सरकार के थ्रू फिर नोटिस जारी किया गया कि अब से किसानों को ज़बरदस्ती यानी मजबूर, कोई किसान नील की खेती करने के लिए मजबूर नहीं है, वह स्वतंत्र है, नील नहीं उगाना है। ठीक है, किसी की अगर इच्छा हो तो अपने मन से उगा सकते हैं, लेकिन वो नील नहीं उगाएगा। इस गठन के बाद गठन हुआ, नील आयोग बना, सरकार क्या किया, जांच किया, जांच पर क्या गया कि जो बागान का जो मालिक था कि जो नील लगाने वाला वो सबको दोषी मिला। ठीक है, फिर क्या किया कि जो किसान लोग था उसके साथ अन्याय हो रहा था, ठीक है, उसको अब खेती करने से क्या था, मना किया कि जबरन खेती नहीं करना है। ठीक है, नील की खेती को समाप्त कर दिया गया कि अब वो नील का खेती नहीं करेंगे। इससे किसान लोग थोड़ा सा समझिए कि खुश तो हो ही गया, पूरा खुश हो गया। तो बंगाल का किसान लोग क्या हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि अब उनको ज़बरदस्ती खेत नहीं करना है, नील की खेती नहीं उगाना है। लेकिन जो आदमी जिसको आदत लगा हुआ है नील उगवाने का, वो कहाँ सुधरेगा। सोचा कि अब बंगाल में नाटक हो रहा है तो एक काम करते हैं, बंगाल से सटले है बिहार, चलो बिहार। हाँ, तो पहुँचा सब, जो कुछ में से कुछ व्यक्ति निकला जो दिमाग वाला था, वहाँ से अपना पैसा वैसा ले करके निकला बिहार की तरफ और पहुँचा बिहार के चंपारण जिला में, बिहार के चंपारण में पहुँचा और चंपारण में आकर के यहाँ नील का खेती करना शुरू कर दिया। और यहाँ भी वही स्थिति ले आया, पूरा किसान लोग के साथ नौटंकी कर दिया एकदम। भारतीय बिहार के किसानों के भी ज़बरदस्ती नील का खेती उगा रहा है। जब बंगाल से भागा वहाँ से सरकार के दबाव के थ्रू, जब नोटिस के थ्रू, तो आया पहुँचा कहाँ, बिहार के चंपारण में, है ना। और वहाँ पे आकर के ज़बरदस्ती नील उगवाना शुरू कर दिया। और जब यहाँ नील का शुरू करवाना तो यहाँ भी दिक्कत है, तो लोगों को पता चला कि भाई बंगाल से भाग के आया है सब यहाँ उगवाने के लिए। तो वो लोग भी जो है कोशिश करता है कि अब हम लोग भी इस चीज़ को बंद करवाएं, बट कोशिश कर रहे थे यहाँ के किसान, लेकिन उसका मदद नहीं हो पा रहा था। ठीक है, मदद नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो लोग सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उस समय महात्मा गांधी फेमस हो रहे थे धीरे धीरे, है ना। साउथ अफ्रीका में वो सबसे पहले फेमस हुए थे, वहाँ का, वहीं से उनको टिटिया फेंक दिया था उठा के, भागो यहाँ से। ठीक है, वाला कहानी बताएंगे फिर से, है चैप्टर में आपका, समझे। तो महात्मा गांधी फेमस हो रहे थे धीरे धीरे, तो लोगों को लगा ना, भारतीय लोगों को, मतलब बिहारियों को, कि हम लोगों को मदद अब कौन कर सकता है, कोई बड़ा स्तर का नेता ही हमारी मदद कर सकता है। तो वो महात्मा गांधी जी को बुलाने का पूरा प्रयत्न करते हैं और फिर महात्मा गांधी जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। कहाँ, बिहार के चंपारण जिले में। तो महात्मा गांधी पहुँचते हैं कब, 1917 में। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण में पहुंचते हैं और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया, यानी अंग्रेजों के तो एक तरीके से विद्रोही कह दी से वहाँ पे चलाया गया, यानी कि नील का खेती नहीं करेंगे। अब महात्मा गांधी साथ थे ना, तो एक पावर मिला हुआ था। ठीक है, पावर मिला हुआ था किसानों के साथ और पूरा एकदम समझिए कि सत्याग्रह वहाँ पे चलाया गया, जिसके बाद फिर बिहार के किसान भी नील की ज़बरदस्ती वाला खेती से मुक्त हो गए। क्या लगभग कितना वर्ष में, वो लोग आया अंग्रेज लोग, हाँ, तो 3 साल के बाद बुलाया किसको, महात्मा गांधी को। हाँ जी, देखिए नील आयोग कब हुआ, 1860 में। तो 1860 के बाद आई महात्मा गांधी कब आ रहे हैं, 1917 में। डेट देखिए कितना गैप है। तो कोई चीज़ तुरंत नहीं होता है ना। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए नील आयोग आता है, क्या तुरंत सब कुछ हो जाएगा, फास्ट होता है क्या, आज कल ऐसा थोड़ी होता है, समय लगता है। साल निकलने में बहुत ज़्यादा लगता है, 6 महीना निकल चुका, पता चला भी, तो साल निकलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, समझे ना। तो इतना से इतना पहुँचना कोई बड़ा बात नहीं है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता रहता था। तो समय यहाँ पे निकला। और दूसरी बात, लोग डर, शुरुआती का समय, जैसे आज क्या ना सोशल मीडिया है, पल भर में चीज़ें फैल जाता है, उसमें तुरंत नहीं फैलता है, सालों लग जाता है फैलने में। ठीक है ना। महात्मा गांधी को बुलाने के लिए बहुत पापड़ बेले पड़ा। इसके बीच में भी जो आप आसानी सुने नहीं, भी और लंबा डिस्कशन है, अभी आप सुनिएगा। ये महात्मा गांधी भी तुरंत नहीं आ रहे थे, नहीं, आप लोग के बुक में नहीं पढ़ना, आगे क्लास में पढ़ना है। महात्मा गांधी को भी बुलाने के लिए बहुत पापड़ बेला गया है, वो आ नहीं रहे थे शुरू में, हल्के में ले रहे थे, उनको लग रहा था छोटा मोटा बात होगा। लेकिन कई बार उनको बुलाने पर महात्मा गांधी पहुंचे थे बिहार। और जब महात्मा गांधी यहाँ पहुंचे ना, तो महात्मा गांधी भी फेमस यहाँ से ज़्यादा हुआ। सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा सत्याग्रह यही था, जिसमें महात्मा गांधी और प्रसिद्ध हुए। जब नील की खेती से मुक्त करवाया ना बिहार को, चंपारण को, तो महात्मा गांधी और फेमस हुए। क्योंकि करवाने मतलब वही थोड़ा लीड करते थे,
वो बताते थे, गाइडेंस करते थे कि कैसे हम लोग मुक्त हो सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ हाँ, वो मतलब एक तरीके से वो खुफिया एजेंट नहीं, वो लीड करते थे, वो सपोर्ट करते थे कि कैसे हम लोग का विजय हो गया, जो भी करना हो लीड करते थे। वही उनके नेतृत्व में सब लोग काम करता था, जो कहते थे लोग करता था। क्योंकि गांधी जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे समझदार थे, शिक्षित थे। बाकी लोग उतना शिक्षित नहीं था बिहार के लोग, तो लोग डरता था। और महात्मा गांधी एक पावर था, एक होता ना साथ में कोई पावरफुल व्यक्ति रहता है ना तो आदमी का हिम्मत बढ़ जाता है। महात्मा गांधी बस वही थे, समझे। तो बस ये बात था, और इस तरीके से आपका चैप्टर भी समाप्त होता है। ठीक है, गांधी जी का ये भारत का पहला बड़ा सत्याग्रह था, एकदम बड़ा लेवल का, और खतरनाक लेवल से फिर भारत का महात्मा गांधी का जीत होता है। तो इस तरीके से हम चैप्टर को क्या पढ़ें, ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना, एक छोटा सा टॉपिक। क्या ये चैप्टर समझ में आया आप लोगों को? हाँ समझ में आ गया बढ़िया तरीके से? अब इसका नोट्स देंगे, इसके डेट वगैरह को अच्छे से याद करने का कोशिश कीजिएगा। इसका शॉर्ट नोट बनाइएगा, शॉर्टकट में कहीं एक जगह ऐसा नोट्स में डेट्स अलग से डला हुआ है सारा, को कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। तो डेट्स को अच्छे से सीक्वेंस वाइज अरेंज करके इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा कि कौन सा कब व्यवस्था लाया, कैसे लाया। पूरा कहानी को जो है ना दिमाग में स्टोर करना है, समझना। पूरा कहानी को एकदम दिमाग में एकदम फिट कर लेना, ताकि आप पूरा चैप्टर को कहानी को एकदम कहानी की तरफ फिरो के बोल दीजिए। इस टाइप से अपने आप को फिरो दीजिए, समझे।